क्या हाल चाल है भाई? ठीक है? नहीं ठीक है? क्यों? क्या दिक्कत है? एक दिन आना और एक दिन ना आना ठीक है? ये जो लोग आ रहे हैं रेगुलर आइए, क्लास छोड़ने की बिल्कुल जो कोशिश मत करिए, क्योंकि फिर हाथ कुछ लगेगा नहीं और फिर मजा आएगा नहीं। बात समझ में आई? और क्या चल रहा है? कहाँ पे हैं हम? हाँ हाँ, तो कानून का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर परिस्थिति बिगड़ जाए तो मान लीजिए कि ऐसे कानून बनाए गए जो मानव अधिकार को छीनते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लेते हैं, है ना? ऐसे कानून बनाए गए जिससे आदिवासियों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाएगा या वनों को काट दिए जाए, तो विरोध भी होना चाहिए। चिपको आंदोलन में क्या हुआ? लोग चिपक गए पेड़ों से कि नहीं ये हमारे बच्चे हैं। ये समझना पड़ेगा। मतलब कानून अगर हैं बने तो उससे लोगों के सारे अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए। ऐसे कानून, जिन कानूनों से लोगों के अधिकार असुरक्षित हो जाएं या अधिकार छीन लिए जाएं, तो उन कानूनों का विरोध जरूरी हो जाएगा। वो भी नैतिकता फिर कहलाएगी। क्या बात समझ में आ रही? अभी तक हम लोगों ने ये समझा था कि एक वर्ग ये है जो ये कह रहा है कि कानूनों का समर्थन करना चाहिए, और दूसरा वर्ग क्या कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। उसमें जो मेन कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने किस तरह की बात किया, क्या कह रहे हैं? एक दो बातें लिखिए, बीच बीच में समझते चलेंगे। फटाफट लिख लीजिए, नहीं तो अभी बोलने लगूंगा तो आप जो लिखने में भूलेंगे। तो कानून को लेकर अगर आप देखें तो दो प्रकार के विचार है। को लेकर दो प्रकार के विचार है। एक क्या कह रहे हैं? कानूनों का पालन होना चाहिए, और जो दूसरे प्रकार के विचारक हैं वो ये कह रहे हैं कि हर कानून का पालन नहीं होना चाहिए। हर कानून मानने योग्य नहीं होता, मानने योग्य नहीं होता। एक तो बात है। दो प्रकार की विचारधारा है। एक विचारधारा ये कह रही है कि नहीं, अगर कानून बना तो पालन होना ही चाहिए, अगर कानून का पालन नहीं हुआ तो अनैतिक है, गलत हो जाएगा, इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, इससे समाज में जो कमजोर लोग हैं उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, इससे समाज में एक ऐसा माहौल बनेगा जहां पर सबका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए हमने ये बताया कि जो रोड है उस पे रोड लाइट होती है, अगर रोड लाइट का कोई उल्लंघन करेगा तो दूसरे के अधिकारों को छीन लेगा। इस तरीके से यहां एक पक्ष ये बात रख रहा है, ठीक है। और इसका जो मुख्य प्रवर्तक है वो सुकरात है। वो कह रहा है कि नहीं, हमें कानून का पालन करना चाहिए, किसी भी कीमत पर कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरा पक्ष है जिसमें महात्मा गांधी और उनके जैसे विचारक जो ये कह रहे हैं कि हर कानून का समर्थन करना कभी कभी अनैतिक हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट लिखिए आप। हाँ, जो गांधी जी के
और अन्य विचारक जो मानते हैं, जो दूसरे पक्ष में बात हो रही है, यदि कोई कानून जनहित के खिलाफ है, यदि कोई कानून जनहित के खिलाफ है और उससे नागरिकों का विकास बाधित होता है, और उससे नागरिकों का विकास बाधित होता है, तो ऐसे कानून का विरोध होना चाहिए। तो ऐसे कानून का विरोध होना चाहिए। जो नैतिक है, उदाहरण आप नमक आंदोलन को लिख सकते हैं, जो दांडी मार्च गांधी जी ने चलाया था, नमक आंदोलन 1930, नमक आंदोलन 1930, उसका उदाहरण लिख सकते हैं आप कि कैसे गांधी जी ने, कानून था कि नमक के ऊपर टैक्स लग रहा था, लेकिन गांधी जी ने देखा कि इससे ऐसा विषय जिस पर नहीं टैक्स होना चाहिए, उन्होंने उस विषय को उठाकर आंदोलन छेड़ दिया और उसके बाद नमक कानून को तोड़ दिया। तो यहां पर आपने देखा कि अगर कोई कानून जनता के हित में या नागरिकों के लिए अहित कर रहा है, उस कानून का विरोध करना भी नैतिक दायित्व है या नैतिक कर्तव्य है। अब यही बात मैंने आपको समझाई कि अगर कोई आंदोलन होगा, अगर उस आंदोलन में जनता के हितों की बात है, क्योंकि सरकार हमेशा तो सही नहीं हो सकती। इसके पहले भी ये, अगर आप पूरे दुनिया का इतिहास देखें, विश्व का इतिहास देखें, तो वहां जब भी सरकारें अराजक हुई तो वहां पर यही कहा गया कि राज्य सब कुछ ठीक करेगा, अपने बारे में मत सोचो, राज्य के बारे में सोचो। और इसी व्यवस्था के कारण आगे चल के तानाशाही आई, फांसीवाद आया। तो ये समझना पड़ेगा कि राज्य हर जगह ठीक नहीं कर सकता, कभी कभी राज्य से भी भूल हो सकती है, क्योंकि राज्य में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं वो भी इंसान ही हैं। अगर उन्होंने अपने फायदे के लिए, इसीलिए इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, पहले कोई विधेयक रखा जाता है, फिर वो दोनों सदनों से पारित होता है, फिर अनुमोदन होता है। इतनी प्रक्रिया इसीलिए लंबी चौड़ी रखी गई है कि जनता के हितों की अवहेलना किसी भी कीमत पे ना हो पाए। इसीलिए जब अध्यादेश आते हैं तो अध्यादेश को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। ऑर्डिनेंस की सरकारें बहुत खराब सरकारें मानी जाती हैं। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि कोई व्यवस्था अगर हो तो उसमें जनता के हितों को देखा जाना बड़ा आवश्यक होता है कि ऐसे कानून तो नहीं है जिससे जनता का हित हो रहा है। क्या बात समझ में आई? दूसरी बात, अगला पॉइंट लिखिए, फिर समझाते हैं। यदि कोई कानून लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, यदि कोई कानून लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, या नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित करता है, या नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित करता है, तो उसका विरोध करना नैतिक कर्तव्य हो जाता है। उसका विरोध करना नैतिक कर्तव्य हो जाता है। उदाहरण 1975 का आपातकाल, 1975 का आपातकाल, इमरजेंसी जानते हैं ना,
क्या है इमरजेंसी? क्या है इमरजेंसी? जहां आपके अधिकार छीन लिए गए। एक लोकतांत्रिक देश में एक ऐसी सरकार स्थापित करने का प्रयास किया गया जहां आम नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया गया, बोलने की आजादी छीन ली गई, जो बोल रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन आपके जो लोग थे उन लोगों ने बोलना बंद नहीं किया। उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई और हर जगह सत्ता में बैठे लोगों को भी चैलेंज किया कि गलत आप नहीं कर सकते। इसी बात को मैंने आपको समझाया था कि जयप्रकाश नारायण, अभी आपने देखा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर कौन है? सर्व समाज के नेता हैं कर्पूरी ठाकुर। जाति से वो हैं नाई, जो बाल काटने वाले। और आपको यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने अपने समाज में जो पिछड़े समाज को आगे लाने का बड़ा प्रयास किया बिहार से, और पूरे भारतवर्ष में उनके नाम पर लोग एकजुट हुए। पिछड़ा समाज, 2 बार मुख्यमंत्री रहे जो बिहार के, और उन्होंने हर वो काम किया जिससे समाज में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा में आ पाए। इसीलिए आज के समय में ऐसे नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। ये व्यक्तित्व है, और ऐसे नेता थे जिनके पास न खुद का घर था, न खुद की गाड़ी थी, न खुद का कोई बैंक बैलेंस था। अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता ले जाने जाते थे पूरे बिहार में। तभी तो इतना बड़ा उनको अवार्ड मिला है। यह समझना पड़ेगा कि जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का पालन करता है उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, और ईमानदारी का पालन वहां पे सब कुछ है। ईमानदारी भी की जा सकती है, बेईमानी भी की जा सकती है। बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, अब जाके देखा ही उनके यहां क्या व्यवस्था है। एक मुख्यमंत्री वो भी हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं, काम करते हुए रहते थे। इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी, आज भी गरीबी है बिहार में, सबके लिए काम किया। और जो समाजवादी आंदोलन भारत का है उसके अगुआ नेता माने जाते हैं। अब यह समझना पड़ेगा कि ऐसे जो व्यक्तित्व हैं उनसे भी नैतिकता, उनसे भी बहुत सारे मूल्य निकल के समाज में आएंगे, कि सभी समाज को न्याय दिलाना, सभी समाज के लिए बराबरी की बात करना, आर्थिक विषमता को समाप्त करना, ये करने का प्रयास जिसके द्वारा हुआ वही सम्माननीय हुआ है। तो यहां यह समझना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं का हम क्यों सम्मान कर रहे हैं। जिस तरह का आज का समय है, आज के समय में ऐसे ही नेताओं के ऊपर बात होगी जिन्होंने सबको लेकर चलने की बात रखी है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट बनाइए। यदि कोई कानून पर्यावरण विरोधी है, यदि कोई कानून पर्यावरण विरोधी है या समावेशी विकास को बाधित करता है, पर्यावरण विरोधी है या समावेशी विकास को बाधित करता है, तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उसका विरोध करें। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। चिपको आंदोलन हो सकता है ना? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला, जब वहां पे पेड़ की कटाई होने लग गई। कोई भी कानून बना के अगर अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कोई कानून है, या कोई ऐसी योजना बनाई गई जिससे बहुत बड़ा समुदाय जो विस्थापित हो रहा है, अब समुदाय विस्थापित हो रहा है, तो फिर उसका विरोध हम तो कह नहीं, सरकार ने ठीक ही बनाया होगा। कैसे ठीक बनाया होगा भाई? जिसको आप हटा रहे हैं उसकी अपने जीवन की स्थितियां कैसे चलेंगी, और जो पर्यावरण का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? इस समय पेड़ को काटने के बाद उससे कई गुना ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। अगर कोई सरकारी योजना में पेड़ कट रहा है तो उससे ज्यादा पहले पेड़ लगाने पड़ते हैं, तब पेड़ कटते हैं।
बात समझ में आ रही है? पेड़ नहीं काटने से पहले यह व्यवस्था करनी है कि इस पेड़ को काट रहे हैं, इसके बाद क्या होगा। अगर ऐसा कोई कानून बनता है जो पर्यावरण विरोधी है, या कोई ऐसी योजना आती है जिससे बहुत बड़े जो जन समुदाय का विस्थापन हो रहा है, मान लीजिए कि कोई जो रेलवे लाइन जो बिछ रही है और वो किसी स्थान विशेष में बिछ रही है, वहां पर जो समुदाय रहता है उसको हटाना है। अब हटाने का एक तरीका ये हो सकता है कि हटा दिया, बोल दिया कि सरकार का वो है, तुम चाहे जो करो, हम तुम्हें हटा देंगे। अब उसका विरोध नहीं किया जाएगा? विरोध तो होगा। एक तरीका यह है कि आपको विस्थापित कर रहे हैं, इसके बगल में उतनी जमीन आपको आवंटित कर रहे हैं, क्योंकि उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि उनको उस प्रोजेक्ट में इक्विटी दे दी जाए, पैसा दे दिया जाए, मुआवजा दे दिया जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, रोजगार में ले लिया जाए। अभी आप देखेंगे कि जो गुड़गांव की में स्थिति ऐसी है कि जिन लोगों की जमीनों पे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, एमएनसीज बनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उन कंपनियों में जिसकी जमीन पे बनी है, उनके घर के लोगों को रोजगार भी दिया गया है। महीने का एक फिक्स इनकम देते हैं उनकी जमीन का। आपको जमीन दे दी, ठीक है, हमारे परिवार का एक मेंबर उस कंपनी में किसी न किसी पद पे रहेगा और आजीवन रहेगा। हमारे परिवार का एक मेंबर लगातार, जब तक जमीन हमारी है उस पे खड़े हैं आप। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आप गुड़गांव में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, ऐसे लोग मिल जाएंगे। लड़कियां जा रही हैं, 1 लाख रुपए सैलरी है, काम किया, चूंकि उनकी जमीनों पे ही वो सारी चीजें बनी हुई हैं, उसका वो मिलता है। हाँ, मतलब ये सब होता है, ये फायदे मिलेंगे आपको। तो यहां ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई योजना लेकर आ रहे हैं, कोई आपने कानून बनाया, वो पर्यावरण विरोधी है, और अगर वो हमारे समाज का विरोधी है, जिससे समाज का विस्थापन होगा, लोगों का विस्थापन होगा, जीवन उनका संकट में पड़ जाएगा, तो फिर उसका विरोध करना जरूरी हो जाएगा, वो नैतिक हो जाएगा। फिर उसके लिए लड़ना, संघर्ष करना खराब नहीं माना जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कोई जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र में कोई विकास का कार्य आप कर रहे हैं, वैसे ही जनजातियां बहुत ज्यादा कम है, उनके संरक्षण की आवश्यकता है, आप उनके क्षेत्र में घुस गए कि सरकार ने आदेश निकाला है। ऐसा ही अंग्रेजों ने भी किया था कि जनजातियों के इलाकों में वो पहुंचे और बहुत सारी चीजें उनकी अपने अपने पास रखने लगे, जो जंगल के जो संसाधन थे उसको अपने पास रखने लगे। आज अगर आप देखें कि कोई ऐसा कानून बने जो जनजातियों के अधिकारों को छीन लेगा, उस कानून का भी विरोध होगा। कुछ भी करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि जिसके ऊपर कानून हम लागू करने वाले हैं उसको क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, और उसको हम कैसे आउटकम करेंगे, उसको हम कैसे बेहतर करेंगे। ये यहां बात रखी जा रही है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए, कानून का विरोध करना, 1-2 प्रश्न लिखो ये नीचे, कानून का विरोध करना किस परिस्थिति में नैतिक हो सकता है? कानून का विरोध करना किस परिस्थिति में नैतिक हो सकता है? कानून का विरोध करना किस परिस्थिति में नैतिक हो सकता है? क्या समझ में आया प्रश्न? या ऐसे भी अगर हम इसको कह दें कि सभी कानून हमेशा अनुकरणीय नहीं होते, टिप्पणी करें, सभी कानून हमेशा अनुकरणीय नहीं होते, ऐसे भी लिख दो, सभी कानून
कानून हमेशा अनुकरणीय नहीं होते, नहीं होते। अभी जितना आपको बताया इसी से लिखा जाएगा सर। तो सुनने में जितना मजा आता है लिखने में उतना ही दुख होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मजा सा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इथिक्स के पेपर में ऐसे ही आपको थोड़ा जिसकी समझ काम करेगी। इथिक्स पढ़ने से ज्यादा आपके व्यवहार की चीज है। तो यहां पे जो मूल मूल सिद्धांत हैं उन पर आपकी समझ बननी चाहिए। अच्छा, अभी आप देखेंगे एक चीज हो रही है, कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। यह बात समझ में आ गई, इसको लिख लोगे ना। एक प्रश्न है, कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बढ़ रही है, क्यों? लोग कह रहे हैं हम ही फैसला कर देंगे, फैसला ऑन द स्पॉट। भीड़ मार दे रही है, लोग मार दे रहे हैं, लोग गोली बंदूक लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा ही कोई कुछ बोल रहा है कि अच्छा हमें नहीं जानते, हम मुन्ना भैया के आदमी, मुन्ना भैया के आदमी तो लो। अब कोई मुन्ना भैया हो सकता है। अब समझने की बात यहां है कि अभी क्यों ऐसा है। कानून तो बन गया, कानून का काम है किसी को मारना, जो दंड देना, जेल में भी रखना क्या नैतिक हो सकता है? अभी देखना, अभी मानव अधिकारों के साथ अब जेल क्यों नैतिक है? क्योंकि जिस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाएगा वो दूसरे को जीने नहीं देगा, इसलिए वो नैतिक हो जाएगा। क्योंकि उसके व्यक्तिगत अधिकार को छीन के हमने बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया है, इसलिए जेल नैतिक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब यहां यह प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि कानून का जिसको पालन कराना है कहीं ना कहीं उसमें भी घोर लापरवाही दिखाई दे रही है। अपराध हो गया, आप गए पुलिस थाने में, कहा साहब बहुत पिटाई कर रहे हैं 2 दिन से, इतना मना किए कि साहब मत मारो, लेकिन मान नहीं रहे। अब पुलिस वाले जो है अपना, वैसे अब पुलिस थोड़ा बदली है, अब पुलिस कह रही ठीक है देखेंगे। चाय पी रहे हैं अपना 2-3 आदमी बैठ के, ठीक है चलो जाओ। आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए कह रहे हैं, तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी समस्या हो सकती। अगर कानून का पालन कराने वाली एजेंसियां सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो जिसके ऊपर अपराध हो रहा है वो एक समय के बाद हो सकता है हिंसक हो जाए या वो कानून का उल्लंघन कर जाए। दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनको डर ही नहीं लगता पुलिस से, उन कोई फर्क ही नहीं, पुलिस मतलब क्या, हम नहीं जानते कुछ, हम फैसला खुद ही लेते हैं, हम ही सरकार हैं। लोग बोल देते हैं हम ही सरकार हैं, हम एप्लीकेशन लिख के हमारे पास ले आओ कि श्रीमान जी बहुत समस्या में है, हमने लिख दिया, फॉरवर्ड एसएचओ, जाओ हमने लिख दिया, अब तुम्हारा काम होगा। उसके पहले नहीं सुनेंगे क्या पुलिस? इसका मतलब हम ही सरकार है, राजा हम ही है। अब कोई भी भैया तुम जोड़ो, उससे हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम उनसे व्यक्तिगत भी मिले तो हम उनको ऐसे नहीं कह सकते, हम उसी बेल्ट से आते हैं। क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? हम उससे व्यक्तिगत भी मिल चुके हैं तो तुम चाहते हो कि फोन आ जाए हमारे पास? अरे यार, क्यों अनावश्यक की चीजों में हमें फंसाओगे? फिर भी समझ लो, यहां पे यही समझने की बात है इथिक्स में कि अगर एजेंसियां कानून को पालन कराने वाली
अगर भ्रष्ट हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, चाहे वो लोक निर्माण हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, कोई विभाग, हमें पता है कुछ होगा ही नहीं कहीं, हम उठा लेंगे तलवार, नहीं तो 2-3 लोग को इकट्ठा कर लेंगे, कहीं निकालो बंदूक, चलो कब्जा, कब्जा हो जाएगा। ये कहीं लिखा उखा नहीं है, ये मत सोचना कि ये मैं जो बता रहा हूं ये तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस तरीके से जब अधिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो फिर यह होगा कि भाई यहां पर कोई कानून की बात नहीं है, केवल जो लिखा हुआ है संविधान, बाकी हमको खुद ही अपनी बराबरी पैदा करनी होती है सब जगह। बड़ी अच्छी कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शक्ति हो हाक ले चलो सारे जानवर, नहीं है तो उन्हीं के साथ तुम भी निकल लो, कह दो भैया हम आपके साथी में हैं, कुछ आपको काम दे देंगे मुन्ना भैया। यह स्थिति बनेगी। स्कूल पढ़ाने वाले, स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, मास्टर पढ़ा ही नहीं रहा। अब सरकारी स्कूल की हालत कैसी, डिग्री कॉलेज की हालत कैसी, क्योंकि हमने डिग्री कॉलेज में पढ़ा है। चाय पी रहे हैं लोग, इतना धीरे बोल रहे हैं कि पीछे वाले को सुनाई नहीं दे रहा, इतना तेज तो बोल दें उस दिन तो तूफान आ जाए कॉलेजों में। कहीं 80,000 1,00,000 रुपए तो मिल रहा है, क्या मैं बोलूं तेज तेज। 40 मिनट की क्लास होती है, केवल 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें वो 10 मिनट पहले तो अटेंडेंस लगाते हैं, 10 से 15 मिनट। हमने अटेंडेंस लगाना बंद कर दिया था कि ये तो फर्जी काम है, 15 मिनट बाद में लग जाएगा, सबकी लगा दो, क्या ही जाता है उससे। आप समझिए छोटी छोटी चीजों से अव्यवस्था, किसी को नहीं पढ़ाना है, क्लास चल रही है, चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, उनको बोला अरे बेटा तुमको लो थोड़ा सा, हो गया तब तक इसी में 25-30 मिनट निकल गया, 10 मिनट बोले आओ अशोक के धम पे बात करते हैं। अशोक का धम अभी जो उसी जगह रुका है बेचारा धम, कह रहा है आपा सिनवे दया दाने, अरे कुछ बोल के तो जाइए सर। फिर क्या होगा, बच्चा निकलेगा कॉलेज से, उसको कोचिंग चाहिए, कोचिंग आएगा, पूरे जीवन भर का पैसा एक साथ डाल देगा, जितना उसने अपने पढ़ने में नहीं पैसा खर्च किया होगा उतना वो कोचिंग में एक साथ डालेगा। 2 लाख 2.5 लाख, जैसी जिसकी श्रद्धा, 1 लाख 1.5 लाख, जिसकी श्रद्धा में जहां जहां जो पहुंच जाए। होना कोचिंग से कुछ नहीं है, देखो सच्चाई मैं ही बोल सकता हूं, बाकी किसी के बस की बात नहीं। कोचिंग वोचिंग से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे पढ़ने से होगा, हमारे जैसा कोई सही नहीं बोलेगा। इसीलिए हर जगह जो है लोग ये जानते हैं कि ये ठीक बोलते हैं, हमने हमेशा ठीक बोला है, उसके अलावा कुछ बोला नहीं, इसीलिए बहुत पसंद आते हैं नहीं लोगों को। तो अब ये समझ लो, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो बच्चों को निकाल लिया जाएगा, ये स्कूल में रखा जाएगा, स्कूल के ऊपर ध्यान है, बेटा तुम कल से मत जाना स्कूल या कॉलेज मत जाना, अटेंडेंस लगा ही देंगे, तुम जा कोचिंग करो। फिर जो सरकार क्या बोलेगी, कोचिंग माफिया है। अरे तुम क्यों नहीं पढ़वाए भाई वहां अपने मास्टरों से, आप क्या करवा रहे थे वहां, प्रिंसिपल आपके क्या कर रहे थे, आपके प्रोफेसर क्या कर रहे थे। जो अच्छा पढ़ाता है उसको कहते हैं ये देखो वो पढ़ाने वाले आए, क्योंकि सब नहीं पढ़ाने वाले, एक पढ़ाएगा तो सबके ऊपर दबाव बन जाएगा, और फिर वो आपका भी पैर पकड़ के खींच लेंगे। अरे क्या सिंह साहब, अरे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ो नहीं है ये, अरे बहुत आते हैं, मतलब जो पढ़ाना चाहेगा उसको भी नहीं कहेंगे आप रहने दीजिए। फिर धीरे धीरे सब एक जैसे हो जाएंगे, सारे कौवा एक जगह बैठ के चाय पीते रहेंगे 4 बार, और तब तक हो जाएगा 2 बज जाएगा, चलो 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 घर चला जाए, हो गई नौकरी। यह है सरकारी नौकरी, इसीलिए सरकारी नौकरी के पीछे हम दीवाने बन के घूम रहे हैं। पढ़ाना हो ऐसे, अगर आपको बोलना हो 2 दिन में भाग निकलेंगे,
तो गला सूख जाएगा, खून लगेगा, तब बोलेंगे। इतना कौन बोलता है? ये भ्रष्टता है। ये जो कानून, फिर क्या होगा, एक समय के बाद व्यक्ति उस संस्था से भागने लगेगा और फिर वहां पे जो दिक्कत होगी, अगर मान लीजिए जो न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी है, बहुत धीमी है का मतलब किसी ने कोई घटना किया, अपराध कर दिया, कोई सजा हो ही नहीं पा रही है, तमाम तरह की घटनाएं हैं, मर्डर है, बलात्कार है, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं समाज में। अब उसने घटना किया, अब वो जेल में है, लेकिन कोई सजा ही नहीं हो पा रही है। उसकी पैरवी बहुत अच्छी है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, रसूख वाला व्यक्ति है। अब जिसके साथ हुई है घटना, वो न्याय का इंतजार कर रहा है। अभी तो इसको कुछ नहीं किया सरकार ने, अभी तक कोई फैसला नहीं आया, तो सब्र का बांध टूट जाता है। तब कोर्ट में सुनवाई के लिए आदमी जाता है, दो आदमी आते हैं बंदूक लेके, चुटपुटिया टाइप की, गोली मार देते, बड़े बड़े शेर धराशायी हो जाते वहां, जिनके नाम पर दहशत व्याप्त होती थी। ऐसे लोग ऐसी मौत मार दिए गए। समझ पा रहे हैं क्या है? न्याय मिल गया होता तो वो ना होता, न्याय ही नहीं मिलता। इतनी यहां व्यवस्था कड़ी है कि न्याय मिलते 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 जज की भी कलम कांपने लगती है। अच्छा अपराधी आ जाए तो देख भर लेता है सरकार, तो इतने पे उनको भी पता चल जाता है सरकार आज तक इसने किसी को नहीं कहा था, हमको कह रहा है, इसका मतलब दिक्कत भी है। ये भी स्थिति पैदा होती है। न्याय व्यवस्था में देरी, अपने आप ही सजा देने लगते हैं लोग, कहे हमें विश्वास नहीं है, हम फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसके अलावा अगर कोई व्यवस्था से ही असंतुष्ट हो जाए कि हमें सिस्टम से ही संतुष्टि नहीं, व्यवस्था से असंतुष्ट, इसका मतलब हमें तुम्हारी सरकार ही नहीं चाहिए। क्या दे रहे हो? सरकार केवल शोषण कर रही है। नक्सली खुद की सरकार चलाती है। अब तो बहुत कम हो गए नक्सली, नहीं तो नक्सलियों का अपना रुतबा था, अपनी सरकार, अपना जनता सरकार लगाते थे, उनके कमांडर बैठते थे, वो फैसला लेते थे, बोले यस तो यस, नो तो गर्दन उतार दो तुरंत। तमाम हमले हुए हैं आपकी सुरक्षा बलों पे, नक्सलियों के। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि आपकी व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, जो गरीबों के लिए है ही नहीं, इस व्यवस्था में अमीरों का ही। इसीलिए कुछ कमेंट आए कि लोकतंत्र धनतंत्र है, लोकतंत्र धनतंत्र है, जिसके पास पैसा है वही लोकतंत्र में मजबूत है। लेकिन अब यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अब जहां लोग ज्यादा हैं जिस वर्ग में, अब उसकी बात हो रही है। अब जो जातीय जनगणना है वो क्या दिखा रही है कि जो पिछड़ों की संख्या ज्यादा है तो राजनीतिक अधिकार किसके पास होना चाहिए? उनके पास। वो बात आ रही है, यही बात कहते थे कर्पूरी ठाकुर। अब यह समझना पड़ेगा कि जब लोग व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाएंगे तो वो कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। अब क्या किया जाए कि लोग कानून को अपने हाथ में ना ले? क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए जिससे लोग कानून को हाथ में ना ले?
क्या किया जाए? बहुत बढ़िया। हाँ, न्याय की प्रक्रिया, इसीलिए देखिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, सबको कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी फैसले लीजिए भाई, लाखों केस लंबित हैं। किसी को सजा मिली, जो सजा भाई जिस व्यक्ति को मिलनी थी उसने अपराध किया 40 साल पे, जब उसको दंड मिला 80 साल का हो गया, और उसको उसी दिन उसकी हुई सजा, उसी दिन उसकी मौत हो गई। ये क्या सजा हुई? ऐसी भी सजा है, अगर किसी ने कोई अपराध किया, अपराध करने के दौरान उसकी इतनी लंबी प्रक्रिया चली कि 40 साल लग गया सजा मिलने में, तब तक वो 80 का हो गया, फिर मर भी गया, तो ऐसी सजा का मतलब क्या निकलेगा? पहली चीज तो यह है कि हमें यह कहना चाहिए कि जो भी लोग कानून का पालन करते हैं उन सभी को सम्मानित किया जाए। पहली बात तो यह है कि जो लोग अपने व्यवहार में कानून को लेकर आते हैं उनको सम्मानित किया जाए, जिससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। यह आदर्शवादी बात नहीं लग रही है? कानून का पालन करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए। अरे, पालन करने वाले, कानून का पालन करने वालों को सम्मानित किया जाए। जो लोग भी कानून का पालन करते हैं उनका सम्मानित किया जाए। इससे क्या होगा? इससे एक बात यह होगी कि आम लोग को प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग को भी कानून का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, न्याय की प्रक्रिया को बहुत संतुष्ट नहीं है इस पॉइंट से। आप नीतू बहुत संतुष्ट नहीं है इस पॉइंट से। इस पॉइंट से संतुष्ट हैं? ठीक है, चेहरे के भाव बताते हैं कि संतुष्ट नहीं है, इसलिए पूछ लिया। दूसरी बात, अगर आप देखें, हर समाज में जो लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन लोगों की एक समिति बनाई जाए हर समाज में, चाहे वो ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो। वहां पर वृद्ध या जो अनुभवी लोग हैं उनकी समिति बनाई जाए, और ये समिति युवाओं को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करे कि बेटा कानून को हाथ में नहीं लेना है, ठीक है अधिकार नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना रास्ता गलत नहीं करेंगे। तो और क्या हो सकता है? वृद्ध, जो वृद्ध और या अनुभवी लोगों की समिति बने। ये क्या करें? युवाओं को प्रेरित करें। वृद्ध क्या होते हैं? वृद्ध अगर जिस समाज में नहीं होते वो समाज किसी काम का नहीं, कूड़ा है वो समाज। युवाओं के पास एनर्जी होती है, एनर्जी का अगर फ्लो ही गलत हो गया तो सब विध्वंस कर देंगे युवा। उसको शेप में लाने का काम करते हैं वृद्ध लोग, अनुभवी लोग। इसीलिए वृद्ध लोगों का सम्मान करिए। वो पीपल के वृक्ष, उनके पास इतने अनुभव है, जो आप जिस अनुभव में आप उतर रहे हैं अभी, वो अनुभव उन्होंने ले लिया है पहले। आप उनसे चर्चा करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें बता सकते हैं। माता पिता से भी ज्यादा जो वृद्ध हमारे जो दादा दादी हैं वो और भी काबिल हैं, उनके और भी अनुभव हैं तगड़े। उनके अनुभव से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और वो हमको अच्छा बता सकते। जैसे आप देखिए, जो जामवंत जी को देखिए, बानरों की सेना में सबसे वृद्ध व्यक्ति जामवंत। वो कहीं जा भी नहीं सकते, लड़ाई उड़ाई से भी बहुत पीछे ही रहते हैं। लेकिन जामवंत जी के बारे में यह कहा जाता है कि वो इतने बुद्धिमान थे कि उनका दिमाग हमेशा काम करता था। अच्छा, इस घटना का क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या होगा। वो समझिए एक तरीके से डिप्लोमेट थे, राजनयिक। सभी बंदरों को इकट्ठा कर लिया समुद्र के किनारे। सुग्रीव ने कहा कि 1 महीने में अगर बंदर जो है पता लगा कि नहीं आए, यहां सूली चढ़ा दूंगा, फांसी, सब बंदर मार दूंगा।
क्योंकि वहां लक्ष्मण जी ने हड़का दिया सुग्रीव को। लक्ष्मण ने कहा कि अगर तुमने अब सीता जी का नहीं पता लगाया तो भैया नाराज है, जिस बाण से बाली को मारा था दूसरा तुम्हारे रखे हुए हैं। बात समझ में आई? अब समझिए, यहां पर वृद्ध लोग जो होते हैं वो कानून का पालन कराने के लिए बहुत काम करा सकते। तब जामवंत जी ने वहां पे सभी बंदरों ने कूद कूद के कहा नहीं हम कर देंगे, हम कर देंगे। हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे थे, उनके जाके कंधे पे हाथ रखा कि मुझे लगता है हनुमान तुम कर पाओगे। हनुमान जी को याद आ गया क्या मैं कर सकता हूं, कर गए। ये तरीका होता है वृद्ध लोगों का। वृद्ध लोग होते हैं तो उनसे बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारे मूल्य निकल के आते हैं। और अगर जिस घर में वृद्धों का सम्मान है और उनके अनुभव से सीखा जाता है, वो घर बहुत अच्छा रहता है। एक दूसरे से ही सब जुड़े हुए हैं, इंटरलिंकिंग है, नहीं? और क्या है इसके अलावा? अगर कोई समाज है वहां असंतोष हो रहा है, असंतोष हो सकता है किसी से भी हो सकता है, सरकार से हो सकता है, जो पुलिस के लोग हैं उनसे हो सकता है, लेखपाल से हो सकता है। जो लेखपाल को जो राजस्थान में क्या कहते हैं, पटवारी, पटवारी से हो सकता है। पटवारी आया, जमीन उल्टा सीधा नाप दिया, कुछ भी कर दिया, टैक्स लगा लिया या पैसा मांग लिया। असंतोष तो किसी से भी हो सकता है। अगर किसी से असंतोष हो रहा है, उस असंतोष की जानकारी लोगों तक पहुंचानी या सरकार तक पहुंचाई जाए। किसी भी समाज में अगर कोई ऐसा विषय बन रहा है जिससे समाज में असंतोष की भावना पैदा हो रही है, उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाए, प्रशासन तक पहुंचाई जाए, डीएम साहब के यहां पहुंचा दी जाए, एसपी साहब के यहां पहुंचा दी जाए, जिससे वो वहीं रुक जाए। इसका मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो सूचनाओं को आप तक ले आए, जिसको आप मुखबिर कह सकते हैं, जिसको आप जासूस कह सकते हैं। ऐसे जासूस हर पान की दुकान पर गांव में मिलते हैं। आप हंस रहे हैं? ऐसे जासूस हर गांव के पान की दुकान पे रहते हैं, वो सारी सूचना पुलिस को देते हैं। आपको क्या लगता है गांव कैसे चल रहे हैं? ऐसे ही चल रहे हैं क्या? और गांव के ही हैं, लेकिन वो जाते हैं वहां थाने में, उनको चाय भी पिलाया जाता है, नाश्ता भी कराया जाता है और पैसा भी दिया जाता है। पहले 2000 रुपए इनके जेब में डालो, जिससे ये पता चले कि हो क्या रहे गांव में, दिक्कत कहां है। ये बात समझने की है। और व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको लोकतांत्रिक बनाया जाए, लोगों के अनुकूल बनाया जाए। लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि लोगों का शासन है, ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, नेता, अधिकारी, ये केवल एक प्रतीक हैं, ये केवल एक तरीके हैं जिनके माध्यम से शासन पहुंचेगा। एट लास्ट अगर आप देखें तो शासन जनता ही अपने ऊपर करती है लोकतंत्र में। और जनता की पसंद अगर सरकार जिसको वो नहीं पसंद करती तो उसको हटा भी देती है। अब अधिकारी क्या सोचता है और नेता क्या सोचता है? क्या तुम्हारे मालिक हैं तो हमारे नौकर हो, यह भावना चलती है। जब यह भावना चलती है तो जनता के लिए कोई काम नहीं करेगा, सब अपने लिए काम करेंगे। यहां यही बात हो रही है कि व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाइए, जन केंद्रित बनाइए, और प्रशासक और जो आम जनता के बीच में जो दूरी है, जो प्रशासक है और ये मान लीजिए आम जनता, इनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती। ये जो बीच में ही है ना, मध्यस्थ, ये कहते हैं साहब सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी काम करने वाले नहीं थे, आपने कहा इतना मेहनत किया, 10 साल तैयारी किया, 5 साल तैयारी किया, कितना गांव गांव दौड़ेंगे, फ्रांस कब जाएंगे? तो फिर ये जो लोग हैं ना, ये जो जो बीच में,
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, फौज है आपके पास, फौज अधिकारियों की। ये आपको नई नई बातें रोज बताएंगे, नया सुगुफा देंगे। मैडम आज बहुत अच्छा हुआ, विकास एकदम समझिए विकास की बयार बह रही है आपके राज्य में। आप जैसा अधिकारी तो भूतो न भविष्यति हुआ ही नहीं। अब मैडम खुश, आहा क्या मजा आ रहा है। इसी बात फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो, रील बनाओ एक फटाक से, अपलोड। ये चल रहा है। अगर आप सोचिए वास्तव में काम होने लग जाए तो देश में समस्याएं खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे। ये बात कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में जो दूरी पैदा हो गई है इसको खत्म करें और ये ए आके सीधे इनसे बात कर ले। ये आएगा तो ये आएंगे ही, ये आएगा तो ये आएंगे ही, क्योंकि ये सेनापति है। सेनापति आते ऐसे ही जो सिपाही उपाही आ जाते। आप आईएएस हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको कितनी पावर आएगी, इतनी पावर है उसमें पद में। एसडीएम रोक दिए जाते हैं, आईएएस नहीं मिलने को तो एसडीएम हटाओ, एसडीएम। ये हालत है। एसडीएम अपनी पूरी नौकरी करेगा तब आईएएस बनेगा। आप डायरेक्ट आईएएस जाना चाहते, आप समझ रहे हैं क्या होगा फिर। यही चीज है। अब इससे भी कुछ नहीं होगा, आपके बनने से कुछ नहीं होगा अगर आप इससे नहीं मिलेंगे तो। ये मिलने नहीं देंगे, क्योंकि इनका सारा काम इसी से ही है। जो बढ़िया चावल चाहिए, घी चाहिए, मलाई चाहिए, राबड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सब चाहिए इन्हीं से। आप मिल लेंगे तो आप बोलेंगे क्यों, ये क्यों देते हो साहब, लोग को खुश तो करना ही पड़ता है सबको, इसलिए देते हैं। एक नायब तहसीलदार से मिला तो उसने कहा कि सर जो है मछली मुझे बहुत पसंद है। एक दिन मैंने ऐसे ही अपने तहसील में बोल दिया कि मैं मछली खाता हूं। कहें सर अगले दिन 2-3 लोग मछली उछली लेकर आए। कहें साहब को पसंद है तो अब ठीक है। कहें फिर आए दिन वही आने लग गया। ये स्थिति है। आपको किसी तरह से आदमी जो है वो लुभाने का प्रयास करेगा और आपने जितना खाया वो उसको निकाल लेगा। वो बहुत समझदार व्यक्ति होता है। इस दुनिया में कोई ना समझ नहीं है। जो किसी कुछ दे रहा है वो अपने आप में समझदार भी उतना ही है। ये बात समझ में आ गई। और अगर जो प्रशासक और आम जनता एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे तो विश्वास बढ़ेगा, अविश्वास घटेगा और कानून के पालन करने की प्रेरणा मिलेगी। और नहीं मिलेगा, वैसे मिलना बहुत कठिन है। ऑफिस में नहीं मिल पाता है। अरे भाई अभी तो आपको लग रहा है नहीं बन पाओगे, तो ये तुम बहुत बड़ी चीज है। अरे ये चिन्नी चोर नहीं है, ये है बहुत काबिल। नायब से भी लोग आईएएस बन जाते हैं। अब तुम समझ लो, नायब तहसीलदार से भी लोग आईएएस बन जाते हैं प्रमोट करके। लेकिन वो आईएएस जो बनते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो सब खेल जाने होते हैं। उनको नीचे से सब पता रहता है कि लेखपाल क्या करता है, अमीन क्या करता है, कानून गो क्या करता है ना। जो नायब तहसीलदार क्या करता है, तहसीलदार क्या करेगा, एसडीएम क्या करता है, एडीएम, क्योंकि वो हर पद से गुजरा हुआ है। आप आईएएस बने, आपने हर पद पे, इसीलिए आईएएस बनने का पहले एसडीएम बनाया जाता। डायरेक्ट आपको आईएएस का पद नहीं दिया जाता है। पहले आपको अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में आप काम करें, एसडीएम, सीडीओ, धीरे धीरे 4-5 साल नौकरी कटेगी ऐसे। उसी में आपको कभी मजा आएगा, कभी आपको लगेगा क्या ही हो रहा है, फिर आपको लगेगा ठीक है चलो कुछ तो हो ही रहा है जीवन में। हाँ, लेकिन फिर जब डीएम बनेंगे तब आपको लगा अच्छा ठीक है। आप वहां पे ये बोलते रहेंगे मैं आईएएस हूं, एसडीएम नहीं हूं, आईएएस हूं, आईएएस। अच्छा ठीक है, वो पता चल गया कि आप आईएएस हैं मैडम। ये स्थिति रहती है। और जो हाँ हाँ बोलना पड़ता है भाई, बोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप आईएएस एसडीएम के रूप में आप काम कर रहे हैं। अब वहां पे लोग बोलते हैं एसडीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब। उसी में धीरे से बोल, एसडीएम नहीं आईएएस बोल, आईएएस। आईएएस बोल,
आईएएस के लिए इतना पढ़ के आए हैं। मुखर्जी नगर और जो करोल बाग में ऐसे नहीं खाक छानी हमने, तो खाक छान के हमने इसको हासिल किया। ठीक है, आगे सुनिए और क्या होना चाहिए। जो भी एजेंसी कानून का क्रियान्वयन करती है, जो भी एजेंसी, उनको पारदर्शी बनाइए। कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाइए। जो भी कानून का पालन कराने वाली एजेंसी को जवाबदेह और पारदर्शी मतलब पता चल जाए भाई कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा काम कैसे हो रहा है, उलझा देते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन देना है, उस वाले डेस्क पे जाओ, फिर वहां पे किस चीज के लिए देना है? साहब अपराध हो गया, हमारे साथ हो गया, हमारी ये ले लिया, जो जमीन पे कब्जा हो गया, कुछ भी हो गया। अच्छा चलो लिखो एप्लीकेशन लिखी, फिर वहां मोहर लगेगी, फिर वहां जाएगा। अब एप्लीकेशन भी है वहां पे, अब फिर वहां जाएंगे। एक जो मुनीम जी बैठे हुए हैं, वो 30 रुपया लेते हैं एप्लीकेशन लेने का, और 30 रुपए लेंगे, फिर एप्लीकेशन लिखेंगे। अच्छा 100 रुपए हो गए, अब रेट बढ़ गया होगा, अब वो 100 रुपया दिया, एप्लीकेशन लिखा है, फिर उसमें मोहर लगवाई उसके, वो धीरे से मुंशी ने कहा इसका 50 रुपये लगता है मोहर। पारदर्शी नहीं है सिस्टम। और उसके बाद हो गया, सब कुछ हो गया, अब आप रोज पहुंच रहे हैं, साहब क्या हुआ हमारे? अरे हमें क्या मतलब यार, हमने लिखा रिपोर्ट, अब कोई जवाबदेही नहीं है वहां, किसी की जवाबदेही नहीं। वो दीवान जी कहां गए जिन्होंने इसकी रिपोर्ट लिखा था? अब दीवान जी ही नहीं मिल रहे, वो हल्के में गए हैं, और कब आते हैं? क्या स्थिति है भाई, वो 8 बजे आते हैं, अब 8 बजे आ रहे हैं। इस तरीके से ये है प्रशासन की घोर लापरवाही। फिर कहते हैं लोग तो थाने में आग लगा देते हैं, वो पुलिस वाले को मार देते हैं। ये दिक्कत पैदा हो रही है ना, जब प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगा, पारदर्शी नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, एक ही बात को इधर उधर हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है, तो फिर तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पारदर्शी और जवाबदेह, और भ्रष्टाचार समाप्त, कहने के लिए समाप्त करने की बात हो रही है। भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? जैसे ही चार्ज अधिकारी लेता है, पहले ही उसी दिन जो सबकी मीटिंग बुला लेता है, पूछ लेता है कि भाई कि जिले में कितने ऐसे स्थान, मान लिया आप एसपी हैं, तो सबसे पहले आप ये पूछ लेंगे कि थाने कितने हैं, तो बताएगा कि 50 थाने हैं साहब। नंबर 1 पे कौन सा थाना चल रहा है? अब उसमें आगे लिस्ट, उस पे कितना क्या हो रहा है, हर थाने की एक अपनी इनकम है, 10 लाख 5 लाख इस तरीके की। जो लकड़ी कट रही है थाने में, वो भी उसी के अंतर्गत है। हेरोइन, गांजा, अफीम, चरस, ये सब जो चल रहा है वो भी उसी थाने के अंतर्गत है। जो लकड़ी कट रही है वो भी थाने के अंतर्गत है, ये सब उसी के अंतर्गत है। जो ठेली पटरी लग रहा है वो भी थाने के अंतर्गत है। मद है ये पैसे के। कौन है वहां? साहब मैं हूं। अब आपके बारे में आगे रिपोर्ट, आपकी कुंडली आ गई हमारे पास, थोड़ी देर हम कुंडली देंगे, उतनी देर में आप कहोगे साहब क्या करवाना है यहां, अपने आप ही आप बोलने लगेंगे और सब कुछ हो जाएगा। 5 मिनट में आप कहेंगे ये थोड़ा, ये अच्छी वाली टीवी लगाओ, 1+1 वाली, एप्पल की लगवा दो, लगवा टीवी लगवा देगा एप्पल वो। ये है प्रशासन में दमखम। अब भ्रष्टाचार को कैसे हम खत्म कर पाएंगे, ये बात है। सारी जड़ भ्रष्टाचार है। अगर शासन में पारदर्शिता आ जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
शासन में जवाबदेहिता आ जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर जवाबदेहिता नहीं है, भ्रष्टाचार है, तो फिर शासन अच्छा नहीं हो सकता, वो जवाबदेह नहीं हो सकता। अब यही बात हम यहां बोल रहे हैं कि हमको शासन ऐसा बनाना है जहां से भ्रष्टाचार समाप्त हो, कर्तव्य निष्ठा और संवेदनशीलता में वृद्धि। ये सारे शब्द अपने आप में जो सुनने में अजीब लगते हैं, अधिकारी को कैसा बनाएं? कर्तव्यनिष्ठ। इसके अलावा जो न्यायप्रिय हो, ठीक है, सत्यनिष्ठ हो। कितने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। हाँ, जो शासन चलाने में सक्षम हो। अरे सक्षम है तभी तो गया है भैया। परीक्षा कैसे पास किया उसने? तो ये अपना प्रमाण दे दिया ना कि मैं हूं काबिल। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिसने प्रमाण दे दिया उसके बाद भी वो काम नहीं करना चाहता। संवेदनशीलता मतलब दूसरे के जो दर्द में उतरने की क्षमता। अब वो दर्द तो नहीं उठा पाएगा, लेकिन दूसरे के दर्द में उतर जाए। ऐसे कोई व्यक्ति आए, अपनी समस्या को कहे, उससे ना बताए कि मैं आपकी समस्या समझ रहा हूं, लेकिन उस पर जाकर वो निर्णय ले ले। ये संवेदनशीलता हो। संवेदनशीलता का मतलब ये होता है कि जिसके प्रति आप संवेदनशील हो रहे हैं, उसको पता नहीं चला कि आपने क्या समझा, लेकिन आपको महसूस हो गया कि उसकी समस्या क्या है। उस स्तर पे जाके निर्णय ले लेना। अगर ऐसा हो जाए, कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। पता चल जाए कि अधिकारी हैं, ऐसे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, न्यायप्रिय हैं, गलत हो ही नहीं सकता इनके समय, कोई कानून हाथ में नहीं लेता। लेने से पहले कई बार सोचेगा। अगर ये पता चल जाए कि कोई सुनवाई नहीं है, वो तो विरोधी पार्टी के ही पक्ष में रहते हैं, उन्हीं के घर आते हैं नॉनवेज खाने, बस खत्म सत्यनिष्ठा। इसीलिए जो लोग सार्वजनिक पदों में हैं, उनको आम जनता के साथ अपने संबंधों को रखने से रोका गया है कि आम जनता के साथ आप संबंध रखने से बचेंगे, क्योंकि आपके आम जनता के साथ संबंध रखने से जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? इसका मतलब यह हुआ कि आम जनता, जैसे मान लीजिए आप सब आम जनता है, सभी आम जनता, एक अधिकारी हो, वो अगर उनके यहां जाके बैठेगा और उसके बाद उसको फैसला लेना है जो सबके लिए, तो आपके मन में क्या आएगा कि फैसला तो उन्हीं के पक्ष में लेगा। इससे आपकी न्यायप्रियता पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, आपकी कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज किसी के शादी विवाह में भी नहीं जाते। कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप जा नहीं सकते, अपने बच्चों की छोड़। भाई कैसे हैं फिर आपको? आप मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा मामला आ गया, आपको ही फैसला लेना है, आपने 10 आधार और बना दिया, उसको छोड़ दिया। यही तो नैतिकता का प्रश्न है कि अगर हम किसी सार्वजनिक पद पे हैं तो बहुत ज्यादा आम लोगों से मिलने पर हमारे लिए कल्याण के लिए मिलना ठीक है। नहीं, अपने रिश्तेदार का केस नहीं सुन सकते, और अगर ऐसा होता है तो आपको वैसे भी हटा दिया जाता है। आप जो सुनने की बात ही छोड़ दी। अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए अपने ही परिवार का कोई मामला आ गया और आपकी अदालत में आपको आपको पहले हटा दिया जाएगा, आप सुन ही नहीं सकते। न्यायपालिका को भी पता है ना कि आप अपने आप से बात नहीं कर पाएंगे ना, नहीं जीत पाएंगे। तो कलम निर्णय लेते समय फिर ले लेगी अपने पक्ष में निर्णय। इतिहास लिखने में भी यही समस्या आती है कि लोग वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं पाते। अगर जो जिस वर्ग का होगा वो इतिहास लिखेगा, वो अपने वर्ग विशेष की भावनाओं से प्रेरित होता है। ऐसे समझिए। तो यहां ये बात समझ में आई? आगे समझ में? और न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, सरल। इसके अलावा कानूनी सहायता सबको दी जाए। न्याय की प्रक्रिया को आसान मतलब
जो सबके लिए सुलभ हो, सबको अपने मुकदमे के लिए, अगर जिसके पास सक्षमता ना हो उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। तो कानून के पालन के लिए ये सारे आधार बनेंगे। इस तरीके से हम कानून का पालन कर सकते हैं। क्या इतनी बात में किसी कोई समस्या? कोई समस्या? कुछ लिखना चाहते हैं? अच्छा, लिख दीजिए फिर। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, हेडिंग यही बनाओ, कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। क्यों? या लोग अपने हाथ में कानून क्यों ले रहे हैं, ऐसे लिख दो उसके अंदर। कानून अपने हाथ में लोग क्यों ले रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी, कानून का क्रियान्वयन इन्फोर्समेंट करने वाली, कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी निष्क्रिय है या तो भ्रष्ट है, निष्क्रिय है या तो भ्रष्ट है, तो लोगों का विश्वास उस व्यवस्था से उठने लगता है। लोगों का विश्वास उस व्यवस्था से या एजेंसी से उठने लगता है। उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं, कॉलेज का लिख दीजिए, उदाहरण कॉलेज का लिख दीजिए, स्कूल का लिख दीजिए। स्कूल में मास्टर आता है, नहीं पढ़ाता, फिर बच्चों को अलग से स्कूल में पढ़ाना पड़ता है प्राइवेट स्कूल में। कोई उदाहरण लिख दो। उदाहरण के लिए हम किसी भी सरकारी स्कूल कॉलेज को देख सकते हैं। अब हर सरकारी स्कूल तो खराब नहीं होगा, लेकिन अधिकतर खराब हो जाते हैं। और जो मास्टर नहीं अच्छे से पढ़ाता उसके बच्चे कभी नहीं पढ़ते, आपने देखा होगा। सरकारी स्कूल में जो मास्टर ईमानदारी से पढ़ाता है उसी बच्चे पढ़ते हैं, और जो सरकारी स्कूल में गया और उसने बेईमानी से पढ़ाया, अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहा है और अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इसी पे एक बात आई थी कि जितने आईएएस अधिकारी हैं, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा दें तो सरकारी स्कूल का कायाकल्प हो जाएगा। तो यहां सबको भेजना है देहरादून, दून, अजमेर, मेयो कॉलेज, मेयो स्कूल, बढ़िया बढ़िया स्कूल है हिंदुस्तान में, वहां पढ़ा, आईएएस बना। हम आईएएस बने, हमने तो जो हल्का फुल्का बहुत संघर्ष करके बन गए, अपने बच्चे को देख करने ही नहीं देंगे, वो इंडिया में नहीं रहेगा। भैया ये बहुत रेयर केस है, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है ये, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, हिम्मत है मास्टर की ना पढ़ाए, उल्टा खड़ा हो जाएगा मास्टर, साहब आप आ गए, ऐसा हो जाए सब सही हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में रायबरेली का एक स्कूल था, प्राइमरी का टीचर, उसने ताल मूवी में बहुत अच्छा जो डांस कराया बच्चों को। मास्टर हैं अच्छे, ऐसा नहीं है कि नहीं करने वाले लोग, लेकिन उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और वो प्रोत्साहन मिलेगा जो वहां के अधिकारी हैं वो भी कहें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जब सरकार व्यवस्था कर रही है, आप दूसरों की केस स्टडी देखिए ना, दूसरे देशों में जो विकसित देश है, वहां पर लोगों से आप जाके कहें मैं कोचिंग कर रहा हूं, क्यों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेजों में नहीं पढ़ाते, क्यों कोचिंग क्यों कर रहे हैं? कौन बताए? यहां स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है। जो खाना आता है
खुद ही खाने लगते हैं कि बढ़िया ऐसा है बेटा, क्या बना है आज? साहब खिचड़ी बनी। और क्या बना है? हलवा भी बना है। लाओ लाओ फटाफट पहले अपने खा लेंगे, अन्य लोगों को भी खिला लेंगे। यहां तो ये सिस्टम चल रहा है कि अगर कहीं फ्री मिल रहा है वो सब अपना है, हम कहीं व्यवस्था के मालिक हैं तो सब कुछ अपना मान के हम चलते हैं। हाँ, कि जो कुछ भी है सब अपना है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। जो जिस स्तर पे वहीं पे संतुष्ट है। प्राइमरी का मास्टर जो है उसके पास भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं आ रही हैं। खाना बनवाता है वो प्रधान के साथ मिलके, वहां अनाज आता है, व्यवस्थाएं आती हैं, उसमें खूब खुश रहता है। सब चीजें होती है। तो प्राइमरी का मास्टर भी बनना आसान नहीं है आज के समय। बन जाएंगे, उसमें भी अच्छी तनख्वाह चल रही। यूपी में तो 60,000 तनख्वाह हो गई 1-2 साल 3 साल के बाद। 40,000 पे स्टार्ट हो रहा है, 60,000 तनख्वाह प्राइमरी की। 40,000 तो स्टार्टिंग में है, 40-42,000 रुपए। हाँ, 42,000 रुपए है ना। हाँ, 42,000 कुछ है। बताइए, यहां लोगों के पास कैलकुलेशन है 42,000 कुछ है सर। ये स्थिति है। खर्च कुछ नहीं होना है गांव में, खाना फ्री है, एक मोटरसाइकिल खर्चा है तेल का 1,000 रुपए महीने का, बाकी कुछ नहीं। गांव की पूरी सब्जी साग उठा के लेके जाना है मोटरसाइकिल बांधकर, फिर आ जाना है सवेरे। गांव के बच्चे पढ़ेंगे है नहीं, ये उन्होंने पहले ही मान लिया है। डीएम साहब आएंगे नहीं, ये उनको पता है। एसडीएम ही नहीं आ रहा तो डीएम साहब कहां ही आएंगे। ये स्थिति है। लेकिन फिर भी आप जैसे उम्मीद करते हैं, आप जैसे अधिकारी जाएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे और बताएंगे नहीं सर अच्छा हुआ। ऐसे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। ठीक था। तो ये बात आपको समझ में। अगला पॉइंट बनाइए। जब न्याय देर से मिले, जब न्याय देर से मिलने लगता है, जब न्याय देर से मिलने लगता है, जब न्याय देर से मिलने लगता है या न्याय की प्रक्रिया जटिल हो जाती है, या न्याय की प्रक्रिया जटिल हो जाती है, तो लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। तो लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है और लोग अपना निर्णय दे देते हैं। और लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है और वे अपना निर्णय सुना देते हैं या दे देते हैं। उदाहरण कोई भी दे सकते हैं। चोर पकड़ा, पीट दिया, पीट के मार डाला। जनता अपना फैसला अपने हिसाब से कर देती है। कोई लड़की जा रही है, कोई बात हो गई, अब लड़की ने उसको मारना शुरू किया, लोग आगे पीछे वाले कुछ नहीं पूछे वो क्यों मार रही है, क्या है, क्या तुमको परेशान किया। 2-4 हीरो बनने के लिए वहां जाएंगे। हाँ, अब मान लो कि वहां पे कोई लड़की और लड़के का कोई मामला है और लड़की रो रही है कि तुम बड़ो बदतमीज हो, 2-3 थप्पड़ मारे। क्या हुआ, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? ऐसे नहीं कोई आके पूछता। अब लड़की पीट रही, उसके साथ सबने पीट दिया। अब लड़की कह रही है, अच्छा, उसको बीच में समझ में आया कि अब नहीं पीटना है, रुको। अब कोई रुक ही नहीं रहा, पीट के रख दिया लड़के को। बाद में लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया, लड़की पहुंची वहां देखने जो गुलदस्ता लेके। अरे मुझे नहीं पता था कि लोग इतने पागल होते हैं, ये फैसला ऐसे सुनाते हैं लोग। हाँ, अब ये तरीका आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से भी होता है कि लोग अपना फैसला खुद सुना देते हैं, जब धैर्य समाप्त हो जाता है तो स्वयं फैसला दे देते हैं। आनंद की अनुभूति हो लेकिन अत्यधिक ना हो, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो लोग अपने से ही दंड देने की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गांव में घटनाएं होती हैं, किसी ने प्रेम कर लिया, उसका मुंडन कर दिया, उसको गधे पे बिठा दिया। अरे तुम्हें कौन कहा था भाई इतना बड़ा फैसला लेने को?
लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं हूं ठेकेदार, मेरा नाम है सामंत, मैं जो चाहूंगा वही होगा, हम हैं कानून। अब ऐसे लोगों से भी समस्या है, वो खुद ही फैसला सुना देते हैं और ये बोलते हैं अगर जो लोग हैं उनके साथ में जो फैसला सुनाने वाले, अगर वो लोग हिलावाली करते हैं तो कहते हैं तुझसे नहीं होता, मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं, देख। अब मान ले कि कोई लड़का दिल्ली में रहता है, पढ़ता है, कह देखो ये तो अच्छी चीज है, कोई किसी को पसंद करता है, क्या अच्छा हमको शिक्षा देते हो। ये चीज भी आपको दिखाई देगी कि जहां लोग खुद फैसला लेते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, जब लोग किसी व्यवस्था से जब लोग किसी व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं, जब लोग किसी व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं तो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। कानून ठंडी हो गई काफी। कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे नक्सलियों का आंदोलन। नक्सली, जैसे नक्सलियों का आंदोलन कह सकते हैं या नक्सलियों की गतिविधियां तो जानते ही हैं। फिर नक्सली क्या कहते हैं, नक्सलियों की बड़ी बात होती है कि पूरा जंगल खा गई है सरकार, पूरी व्यवस्था खा गई है सरकार, हमारे सारे संसाधन खा गए ये लोग। झारखंड छत्तीसगढ़ में नक्सली खूब है, क्यों? और वहां संसाधन भी खूब है। ध्यान से समझ लो नक्सलियों की समस्या क्या है। नक्सलियों की समस्या ये है कि ये जो सरकार है, ये जो व्यवस्था है, ये हमारे संसाधनों को खा रही है, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम बिल्कुल पिछड़ते जा रहे हैं सरकार की वजह से। अगर ये सरकार न होती तो हम अच्छे रहते। तो ये जो नक्सली हैं, इनका ये मानना है कि भाई सरकार ने हमको सब जगह से हमारा शोषण किया है। आज हमारे समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारा जो व्यापारिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ये सारे अत्याचार के पीछे सरकार है, ये नक्सली कहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं हम एक जातीय सरकार बना रहे हैं जो एक समान होगी, एक समाज की सरकार। और वो बोलते भी हैं कि जातीय सरकार का फैसला है ये, ऐसी सरकार का फैसला नहीं है जो वहां बैठी है दिल्ली में, ऐसी सरकार का फैसला है जिसका निर्णय हम लेते हैं। तो नक्सलियों के द्वारा यह बात बोली जाती है कि प्रशासन कैसे अत्याचार कर रहा है। किसी गांव की महिला को उठा लिया गया, उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया प्रशासन ने, वो सारे इश्यूज वो वहां पे उठाते हैं नक्सली अपने जो मीटिंगों में। क्योंकि प्रशासन बहुत तो नेक होता नहीं है, आप जानते ही हैं। प्रशासन के दो फेस हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे लोग गए प्रशासन तो अच्छा फेस दिखेगा, बुरे लोग गए आमतौर पे बुरे ज्यादा है। तो बुरे लोग हैं, इच्छाएं अनंत है, भौतिकता का बोलबाला है, हर व्यक्ति खूब संसाधन चाहता है, खूब व्यवस्थाएं चाहता है, हर तरीके के सबके शौक हैं। अब उससे क्या होता है, पूरी व्यवस्था त्राहिमाम करने लगती है, पूरी सरकार उसके सामने फंस जाती है ऐसे लोगों के वजह से। और उसी बात को उठाते नक्सल। नक्सलवाड़ी मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ बंगाल से 1960 के दशक, और फिर वो धीरे 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 पूरे भारत में फैल गया। और नक्सलियों की स्थिति तो ये थी कि इन्होंने सीधे शासन प्रशासन को चैलेंज किया है, आमने सामने लड़ाई लड़ी। कई बार तो पुलिस को, सीआरपीएफ को, ये जितनी भी एजेंसियां हैं सबको खूब उड़ाया है, सबके परखच्चे उड़ गए लोगों के, इतना खून सवार है। इसमें महिलाएं भी नक्सली होती हैं। समझ पा रहे हैं क्या है ये? कि तुमसे कुछ नहीं मिलेगा हमको, ना तो सामाजिक न्याय मिलेगा, ना राजनीतिक न्याय मिलेगा, ना आर्थिक न्याय मिलेगा, कोई न्याय तुम नहीं दे सकते। अपना न्याय हम खुद लेंगे, वो भी बंदूक की गोली से।
अब एक पक्ष इनका इनकी मीटिंगों में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एकदम सही कह रहे हैं। नक्सलियों के जो कमांडर कौन है? बड़े बड़े प्रोफेसर। कौन? बड़े बड़े प्रोफेसर। कहां के? दिल्ली विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालयों के बुद्धिजीवी। क्योंकि अन्याय तो उनको समझ में आता है ना, और फिर वो जाके उन समाजों में इस बात को रख देते हैं, उसमें से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। उनका फायदा क्या है? उससे उनको नेता और एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था भी दिखती है, एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था भी बना सकते हैं। जहां जहां नक्सली जो सक्रिय हैं, वहां पे जो भी बड़ी कंपनियां आती हैं उनको लेवी देनी पड़ती है। अब तो बहुत सारी चीजें कम हो गई। झारखंड में काम करना हो, छत्तीसगढ़ में काम करना हो, बिहार में काम करना हो, तो नक्सलियों को जो उनके कमांडर होते थे उनको लेवी देनी पड़ती थी, पैसा। वो मॉडल कैसे चल पाएगा? वहां पूरा जंगल है, जहां जहां नक्सली वहां पूरा जंगली इलाका है। एक्चुअल में केवल यही नहीं है भाई, यहां पे बन गए लेकिन वहां नहीं हुआ ना। बड़े बड़े नक्सली कमांडरों के बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ते हैं, और जो नक्सली सिपाही बन के घूम रहे हैं वो ऐसे ही मार दिए जाते हैं। वहां पे भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो यहां जब भी कभी नक्सली मूवमेंट पे चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि क्या मामला है। बस यहां ये समझिए कि जो नक्सलियों का आंदोलन है वो भी एक व्यवस्था के खिलाफ है। इसीलिए सरकार लगातार ऐसे इलाकों में जहां जहां नक्सल प्रभावित इलाका था वहां पर दोनों पावर का इस्तेमाल कर रही है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों। तो सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? जिलाधिकारी या जो भी प्रशासन है सब कुछ उनके द्वार तक पहुंचे, नक्सली कुछ भी बोले सब कुछ वहां पहुंचे, एजुकेशन पहुंचे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सरकार ने आदिवासियों के लिए इतनी बड़ी योजना लेकर आई, 25,000 करोड़ रिलीज किए। 19,000 करोड़ की योजनाएं तो अभी आज अगर आप देखें तो बिजनौर से शुरू कर रहे हैं। तो सरकार इसी पे काम कर रही है कि पैसा बहुत सारी चीजों की जो समस्या का निदान निकाल देगा। अभी आदिवासियों के लिए सब कुछ काम हो रहा है। अधिकतर नक्सली कौन है? आदिवासी, जो जंगली इलाके के लोग हैं, जिनका विकास जो मुख्य धारा में आए नहीं थे। अगर मुख्य धारा में ला दे तो नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। यही हुआ अभी। जो बचे थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग जगह यही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार नक्सलियों पर नकेल लगाने में कामयाब हुई है। और नक्सली आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, जब आप देखेंगे पेपर 3 में, उसमें आपका टॉपिक भी है। तो यह समझने की जरूरत है कि यह मूवमेंट कैसे है। ठीक, यह तो प्रवृत्ति हो गई कि क्या आज के समय में कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है ना। फिर दूसरी बात, इसके सुझाव क्या होंगे कि लोग अपने हाथ में कानून ना लें। अगला पॉइंट बनाइए, कानून अपने हाथ में लोग ना लें, इसके लिए सुझाव क्या दे सकते हैं। तो केवल सुझाव लिख दीजिए, कानून हाथ में ना लें इसके लिए सुझाव। कानून हाथ में ना लें इसके लिए सुझाव, इसके लिए सुझाव। तो क्या सुझाव? ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो कानून का पालन करते हैं। पहला पॉइंट, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो कानून का पालन करते हैं। जो कानून का पालन करते हैं ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए, जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। अगला पॉइंट, जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। अगला पॉइंट बनाइए कि ग्रामीण स्तर पर वृद्ध और ग्रामीण स्तर पर वृद्ध और
शिक्षित लोगों की समिति बनाई जाए। ग्रामीण स्तर पर वृद्ध और शिक्षित लोगों की समिति बनाई जाए जो लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करे, जो लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करे। अगला पॉइंट, पालन करने के लिए प्रेरित करे। अगला पॉइंट, यदि ग्रामीण समाज में किसी बात को लेकर असंतोष है, यदि ग्रामीण समाज में किसी बात को लेकर असंतोष है तो उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाने के लिए, उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाने के लिए यदि ग्रामीण समाज में असंतोष है तो उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाने के लिए गांव में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। क्या बात समझ में आई? यह बात केवल उस व्यक्ति को पता रहेगी और जो पुलिस को पता रहेगी, बाकी गांव का कोई व्यक्ति नहीं जानेगा कि पुलिस का मुखबिर है। ठीक? हाँ, गुप्तचर है। वो गुप्तचर तुमको दिखेगा नहीं, पान खाता हुआ हंसते हुए हर घर में घुस जाएगा, हर जगह चाचा मामा भैया कर लेगा। है गांव में, हर गांव में है ऐसे। पागल की तरह से रहेंगे, इधर उधर करेंगे कि भैया बहुत सीधे हैं, इनको कोई मतलब नहीं। उन्हीं को सबसे ज्यादा मतलब गांव की सूचना का। ऐसे लोग को नियुक्त करना पड़ेगा। बात समझ रही है? सर्विस जाने में ऐसे लोग ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं, वही सूचना असली ला के देंगे। और सीधे वो सूचना एसडीएम तक नहीं, सीधे आप तक। आप देखिए इतिहास में जितने भी शासक हुए, चाहे बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, अकबर हो, सूचना सीधे उन तक जाती थी। बीच में कोई नहीं सुनता था सूचना, क्योंकि सूचना बीच में जो सुनेगा वो भी सूचना आधा आपको सुनाएगा, आधा नहीं सुनाएगा। मान लो उसके बारे में सूचना हो तो कि एसडीएम साहब के खिलाफ मामला भड़क चुका है साहब, अभी जमीन उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया है, अब उतनी बात वहां पे गायब कर देंगे। वो क्या बताएंगे? जनता में अविश्वास बढ़ता जा रहा है सर, जो प्रशासन की कार्रवाइयां हैं उनसे। अच्छा, और तुम क्या कर रहे थे वहां? इसीलिए सूचना जब भी लेना चाहिए तो डायरेक्ट आ जाए तो ठीक है, क्योंकि चार मुंह से होती आती है तो एक एक बात हर आदमी काट देता है। इसलिए मैं जितनी बात आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी को बताएंगे तो उसमें आधी ही बात बताएंगे, क्योंकि जिसका जितना स्वधर्म उतना ही समझ पाएगा। अपने स्वधर्म से ज्यादा आप समझ भी नहीं पाएंगे। कितना भी दिमाग लगा लीजिए, हमारी बात की कि बात सर की अंदर चली जाए, मैं घोट जाऊंगा, नहीं घोट पाएंगे आप, ये नहीं होगा। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ऐसा व्यक्ति हो जो सूचना पहुंचा दे, और सूचना पहुंचा दे तो कानून का उल्लंघन होने से पहले ही हम वहां पे व्यवस्थाओं को संभाल लें। भाई विकास दुबे वाला प्रकरण देखिए अभी आप, क्या हुआ उसमें। विकास दुबे हत्याकांड कितने लोग जानते हैं? बहुत अच्छा, कोई लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अभी हत्याकांड हुआ, विकास दुबे हत्याकांड, या आप ये कह सकते हैं सबसे पहले उसने जो पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा जो फायरिंग करी, उसमें एक डिप्टी एसपी शहीद हो गए, कई पुलिस वाले शहीद हो गए, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। अपराधियों का कितना मनोबल है। और जो वहां का एसएचओ था वो मिला हुआ था, एसएचओ नहीं कुछ हुआ, एसएचओ को कुछ, एसएचओ मतलब इंस्पेक्टर,
थाना प्रभारी, स्टेशन प्रभारी, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो खास था। भाई अगर किसी अपराधी के घर में इतने सारे असलहे, इतनी सारी व्यवस्थाएं इकट्ठा हो रही हैं, आप हमारे प्रति सत्यनिष्ठ नहीं हो, उसके प्रति सत्यनिष्ठ, उसकी नौकरी करते हो क्या? उसी की तो बात कर रहा हूं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। आपकी एक गलती की वजह से कितने परिवार उजड़ गए। एक सीईओ मारा गया, उतने सारे लोग मार दिए गए और बाद में उसको पकड़ लिया गया। इतने लोगों को मारने वाले को पुलिस ने पकड़ा, इनकाउंटर नहीं किया। वो भाग गया, फिर बाद में उसको पकड़ा गया, लेकिन रास्ते में आते समय जो गाड़ी पलट गई अचानक। हम भी देख रहे थे उस न्यूज को। अब पूरी रात हमने कहा कि अब देखिए अब ये इसके खिलाफ मुकदमा होता है, क्या होता है, क्योंकि पुलिस जब सेंटीमेंट से किसी मामले में जुड़ जाती है तो बहुत ज्यादा टॉलरेंस करती नहीं है। अचानक ही आगे मीडिया चल रही थी, आज तक वाले चल रहे थे, पीछे इंडिया न्यूज, बीच में ही पता नहीं क्या हो गया, अचानक ही गाड़ी पलट गई। उतने देर का किसी के पास क्लिपिंग नहीं है, उतने देर की क्लिपिंग किसी के पास नहीं है। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि आगे आगे ये लोग चले, पीछे मीडिया चल रही थी, अचानक रोक दिया गया कि अच्छा रुकिए, अभी आप इनको आगे बढ़ने दीजिए, आप रुकिए थोड़ा। जैसे ही वो लोग रुके, वैसे ही गाड़ी पलट गई, वैसे विकास दुबे उसमें से निकला, भागने लगा। पुलिस ने कहा कि सबको घायल करके भाग रहा था। अचानक पुलिस ने पीछा किया, उसने जवाबी फायरिंग कर दिया पुलिस के हथियार को लेकर। मजबूरन आत्मरक्षार्थ पुलिस को फैसला करना पड़ा। भाई ये फैसला हो गया ऑन द स्पॉट। ये बात है, क्योंकि सबको पता था कि न्याय की प्रक्रिया लंबी है, होते 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 रोज उसको पुलिस देखेगी, रोज दंश में रहेगी। जितने परिवार हैं, पूरे पुलिस में आक्रोश था। अब इसमें बहुत सारी एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट की न्याय की प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं हुआ, अब क्या करें। हाँ, कमेटी कैसे, आप ये बताइए कि कमेटी अचानक ही, मान लीजिए आप ही ड्राइवर हैं, स्मार्ट ड्राइवर हैं, उतार दिए, वहीं पे रोड था, वहीं पे पलट दिए गाड़ी, क्या करना है। जो लोग लेके आ रहे थे उसको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से पकड़ा गया। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को मना रहा था, हे महाकाल बचा लेना। अरे महाकाल क्यों बचाएंगे, तुमने अपराध किया तब तो नहीं गए महाकाल के पास, मार दिया तो महाकाल कैसे बचाएंगे। अब जितने लोग को मारा उनके भीतर भी महाकाल थे, एक महाकाल ने दूसरे महाकाल को फिर निपटा दिया। यह भी समझने की जरूरत है। तो यहां यह समझना है कि अगर सूचना समय पे मिल जाए तो अपराध रोके जा सकते हैं, कानून का उल्लंघन रोका जा सकता है। लेकिन इस प्रकरण में अगर आप देखें, यह जो प्रकरण था इसमें पुलिस वालों ने ही सूचना को आने नहीं दिया और बाद में अपनी ही टीम को भेजकर पूरी टीम मरवा दी। इसलिए नौकरी पाने के बाद सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है जो नीचे के कर्मचारी हैं। और सबसे ज्यादा उसमें खतरनाक दो तीन लोग होते हैं, एक तो आपका गनर जो आपके साथ रहता है, दूसरा आपका ड्राइवर, और तीसरा आपके साथ जितने लोग चल रहे हैं वो, उनकी क्या कॉलिंग चल रही है, किससे चल रही है, क्या चले। इसीलिए प्रशासन में वो लोग सफल होते हैं जिनका दिमाग बहुत चलता है। क्या करें, संदेह करना ही पड़ता है सब पे। विश्वास करके तो अपनी जान देंगे और साथ में जो लोग खड़े उनकी भी जान दिलवा देंगे, हो गया खत्म। इसलिए सावधानी, हटी दुर्घटना घटी, लिखा रहता है ना, आग झपकी एक्सीडेंट। तो प्रशासन में ये सब बहुत होता है। अगला पॉइंट बनाइए, व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया जाए। व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया जाए। प्रशासक और आम जनता के बीच संवाद बेहतर किया जाए। प्रशासक और आम जनता के बीच संवाद, डायलॉग बेहतर किया जाए।
संवाद बेहतर किया जाए। इससे क्या होगा? असंतोष समाप्त होगा। अब जो डायलॉग भी होता है वो दो तरीके का होता है। एक मोनोलॉग होता है जिसमें आप बोल रहे हैं, एक तरफ से आप बोल रहे हैं और आप किसी को सुन नहीं रहे हैं। वो बहुत खतरनाक तरीका है। आमतौर पे बड़े स्तर पे आप जाएंगे ऐसा ही होता है, मैं बोलूं तुम सुनो, सुनाने की जरूरत नहीं। आइस बन जाएंगे तो एक शब्द बोलने नहीं देंगे किसी को जल्दी मीटिंग में। लेकिन ये तरीका भी खतरनाक है। अधिकारियों के साथ तो चलो फिर भी निप जाएगा, आम जनता में गए, उनकी बात आपको सुनने के लिए जाना था, आपको बोलना ही कम है वहां, आप केवल सुनने के लिए गए। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। हाँ, और बताइए और क्या दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, और क्या दिक्कत है। और अगर आपने सुन लिया लोगों को तो असंतोष समाप्त हो जाएगा जनता का, क्योंकि आप सुनेंगे तो आप निर्णय लेंगे, आप निर्णय लेंगे तो अधिकारी सब सक्रिय हो जाएंगे। जो सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद, वो जाग उठेंगे और फिर फटाफट उस गांव में काम हो जाएगा, क्षेत्र में काम हो जाएगा। तो यही बात यहां कही जा रही है कि अगर संवाद होगा प्रशासक और जनता के बीच, जो होता नहीं, अगर हो गया तो विश्वास बढ़ जाएगा और कानून के पालन के लिए लोगों के मन में प्रेरणा पैदा होगी, मोटिवेशन पैदा होगी। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अगला पॉइंट, कानून का पालन, कानून का पालन कराने वाली एजेंसी को पारदर्शी, कानून का पालन कराने वाली एजेंसी को पारदर्शी, जवाबदेह, भ्रष्टाचार से मुक्त, कर्तव्यनिष्ठ, एवं कर्तव्यनिष्ठ एवं संवेदनशील बनाया जाए, संवेदनशील बनाया जाए। ये बात समझा दी थी पहले ही। अगला पॉइंट बनाइए, न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, और समय सीमा पर और समय सीमा में न्याय उपलब्ध कराया जाए, और समय सीमा में न्याय उपलब्ध कराया जाए, और समय सीमा में न्याय उपलब्ध कराया जाए। ऐसा ही हो तब कानून का पालन करा पाएंगे। आप अधिकारी बनने के बाद यही चीज आपको करनी है, कानून का पालन। जाते ही कह देना है कि अब तो कानून का पालन होगा, कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी। अभी आप एकेडमी में जाएंगे वहां भी सिखाएंगे, लेकिन हम अभी से आपको सिखा रहे हैं। एकेडमी में तो बहुत कुछ सिखाएंगे, कैसे और करना चाहिए। बहुत सारे थिंकर आएंगे, बहुत सारे विचारक आते हैं जिनको आपने कभी टीवी पे देखा होगा, वो आपको बताने आते हैं। अभी क्या आपको समझना है कि अगर आप कानून का पालन कराना चाहते हैं लोगों से, आम जनता से, तो सबसे पहले लोगों को कानून के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, मेरे रहते तो बच नहीं पाएगा। अगर मंत्री जी का लड़का है, क्षेत्र का है हमारे, और उसकी आदत पड़ी हुई है गलत, और वो ये सोच रहा है कि मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं बच जाऊंगा,
तो वो ठीक नहीं सोच रहा है, आज की डेट में ठीक सोच रहा है। अरे ठीक सोच रहा है, इस समय सब सही हो गए हैं, अब ज्यादा कोई ठीक नहीं सोच पा रहा है, इस समय बहुत माहौल खराब है। आप मंत्री, आपने ये बात बोली, इस पे आपको जवाब देता। अभी तो स्थिति ये है कि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप एक काम करा नहीं सकते केंद्र में, एक सिंगल काम नहीं होगा आपके लोगों का। ऐसी व्यवस्था हो गई है, सारा पावर सेंट्रलाइज हो गया है। कैबिनेट मिनिस्टर भी कोई अपना काम और उसके उसके बच्चे की बात छोड़ दी, उसके ऊपर एलिगेशन लग गया तो पद से हटना पड़ जाएगा। उसका क्या हुआ, उस पे देखो, जो मुकदमा तो चल ही रहा है ना। अरे भाई, अभी तक तो ये हो रहा था कि वो भी कुछ नहीं हो रहा था, अभी तक तो ये स्थिति थी कि कुछ भी नहीं हो रहा था। उनको भी हटाया गया, जो मंत्री थे उनको भी हटा दिया गया, उनको हटाया। देखो अभी क्या चल रहा है, पहले की तुलना में आप देखो, अब थोड़ा सा बदलाव ज्यादा आया है। पहले तो अंधी चल रही थी, कुछ भी कर ले कुछ नहीं कर पाएगा कोई, अब ऐसा नहीं है। उसमें भी चीजें बहुत ज्यादा अब वो हो गई हैं, हर जगह जिसके पास जो लोग मिलने आ रहे हैं, अब आप ऐसे समझ लीजिए, जितने बड़े नेता हैं उनके पास जो भी मिलने आ रहा है सबकी रिपोर्टिंग हो रही है। हिस्ट्री, इस समय जितने भी लोग हैं ना पीएमओ में बैठे हुए, वो सब हिस्ट्री बहुत कायदे से पढ़े हुए हैं। हिस्ट्री कायदे से पढ़ लोगे तो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। कोई कितने बड़ा अधिकारी है, उसके बारे में सूचना तुम्हारे पास आने लगे, अपने आप ही वो डर जाएगा। कोई कितना बड़ा मंत्री अपने आप को तोपची बन रहा है, कोई बात नहीं, उसकी सारी सूचनाएं पहुंचने दो, अभी 10 दिन में वो एकदम राइट टाइम हो जाएगा, उसको अच्छा हो गया प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री, क्यों भाई क्या चल रहा है, ऐसे ही चलेगा क्या, इस्तीफा दे दीजिए। अगर नहीं कार्य करने का मन है तो गारंटी तो हम दे रहे हैं, तुम काहे उड़ रहे हो। ये तो अभी ये चल रहा है भाई, अभी क्या चल रहा है कि आप इधर से उधर नहीं कर सकते, ये स्थिति बनी हुई है। पहले के समय में, पहले अपराध होने में लोग, नेता और अपराधी की साठगांठ खूब होती थी, अभी भी है, लेकिन उसकी मात्रा घट गई है। तो यहां यही बात रखी जा रही है कि अगर हम लोग इस तरीके से चलें तो ठीक हो सकता है। अब जैसे आपने कहा, आपकी बात ठीक है कि अगर कोई इन्फ्लुएंस है, अगर कोई राजनीति में है, आप ऐसे समझिए कोई विधायक हो गया तो उसके पास कम से कम 1-1 लाख लोग होते हैं। सरकार भी निर्णय लेने से पहले ये सोचती है कि उसके पीछे के जो लोग हैं उनसे क्या नुकसान फायदा हमें होगा। एक घटना हो गई, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने कर दी, तो एक एक तरीका ये है कि उसको हटाया जाए। बार बार आप देखेंगे कि इस समय एक बात चल रहा है कि आप किसी के परिवारवाद को बढ़ावा ना दें राजनीति में। क्यों? क्योंकि जब आप व्यक्ति विशेष को लेकर आते हो राजनीति में, प्रशासन में, तो उससे योग्यता का पलायन हो जाता है, और जब भी योग्यता का पलायन होगा तो व्यवस्था डिक्लाइन करने लग जाएगी। इसीलिए शासन, प्रशासन, राजनीति में योग्य लोगों की बार बार डिमांड की जा रही है। राजनीति शौक से ना कोई जाए, अगर राजनीति में जाना ही है तो काम करके पहुंचे। लोग कहते थे नहीं हमसे राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति एक खराब नहीं है, लेकिन करने का तरीका आपका कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। एक बात और शुरू करते हैं आज। अगर झूठ बोलना हो, झूठ बोलना हो, जैसे कोई कहे मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं, एक मूवी आई थी, क्या नाम था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, गोविंदा, देखिए कितना बढ़िया मूवी थी, हाथ में आग लगा लिया, कहा देखो मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, अब इसमें क्या नैतिकता का मामला है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां सत्य बोलना भी अनैतिक हो जाएगा, वहां झूठ बोलना ही नैतिक रहेगा। सुनो थोड़ा,
कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जहां सत्य बोलना अनैतिक और झूठ बोलना नैतिक होगा। ठीक है, झूठ कब कब बोला जाएगा? ऐसे देखो, झूठ मान लो कि आप हो जो सीमा पर, जो बॉर्डर पे, सामने वाले आ गए उधर से, आपके पास आदमी 120, आपने शोर कर दिया 12,000 सिपाही पीछे हैं, 12,000 सिपाही पीछे हैं। सामने वाला दहशत में आ गया। है 120 आदमी, है 120 आदमी। एक हमने कोई मूवी देखी थी अभी हाल फिलहाल में, उसमें यही था, एक आदमी इधर उधर जो दौड़ रहा था, उधर से जाके फायरिंग कर दे, फिर उधर से कर दे, फिर उधर से कर दे, तो सामने वाला जो कंफ्यूज हो गया, कितने आदमी हैं? वो तो झूठ बोला था। इन्फॉर्मर ने बताया कि वहां पे तो केवल साहब जो 150 आदमी, यहां तो पता नहीं हजारों तरफ से फायरिंग हो रही है। ये क्या सिस्टम है? झूठ बोलना कब नैतिक हो सकता है? जब अपने देश को बचाना हो गया, एकता, अखंडता। ऐसा मान लिया कि मैं चला गया पाकिस्तान और मैं बोल दूं कि मैं वहीं का नागरिक हूं, मैं इसलिए गया हूं कि कुछ सूचना वहां से निकल के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके शादी उदी कर लिया, तो पड़े हुए हैं अपना कैप्सूल डाल के, हर काम कर रहे हैं वहां पे, अब भेज दे रहे हैं सूचना। एक मूवी आई थी राजी, अगर देखा हो तुम लोगों ने। नहीं देखा? देखा, बहुत बढ़िया मूवी थी, शानदार। आलिया भट्ट की अब तक की सबसे अच्छी मूवी राजी है। एक हाईवे भी आई थी, हाईवे तो नहीं देखा हमने, लेकिन जो राजी देखा था। और एक मूवी आई थी जो बड़ी अच्छी थी, जो गंगूबाई, देखा था? नहीं, उसको देखना। प्रेम में क्या क्या हो जाता है कभी कभी, और व्यक्ति कितना दुष्ट हो सकता है पुरुष, वो आपको दिखाई देगा गंगूबाई में। पुरुष की प्रवृत्ति क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। पुरुष अपने आप को बहुत अच्छा मानता है। उस मूवी में यही दिखाया गया कि जिसने विश्वास किया, जहां जहां विश्वास किया गया वहीं वहीं छल हुआ है। अमरीश पुरी पहले, लेकिन यहां पे ये बात हो रही है कि किस तरीके पे हमको झूठ बोलना चाहिए, कहां झूठ बोलना नैतिक हो सकता है। अगर किसी की जान बचानी हो, किसी की जान बच रही हो और झूठ बोलना पड़ जाए, जैसे किसी की जान जा रही है, वो कहे कि काश मैं ये बन जाता कमिश्नर, उसको झूठ मूठ का एक दिन का कमिश्नर बना देंगे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को बना देते हैं एक दिन के लिए, यहां से बेटा तुम कमिश्नर हो यहां के। वो झूठ है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा है, लेकिन उस झूठ को सही है। ठीक है, छोटी वर्दी बना देंगे, वर्दी वर्दी सिला देंगे बढ़िया, उसको टोपी ओपी लगा फोटो खिंचा देंगे, अपनी कुर्सी पे बिठाएंगे। ये क्या है? किसी की जान को बचाना हो तब झूठ बोल दीजिए, कोई ठीक, उससे कोई समस्या नहीं। समाज को अनुशासित बनाना हो, व्यवस्थित बनाना हो, न्यायपूर्ण समाज बनाना हो तो झूठ बोल दीजिए। जैसे अगर आप देखें कि माता पिता अपने बच्चों से बोलते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो, तुम अच्छे से बन जाओ, और अगर तुम नहीं मान लो कि तुमको सोना है तो झूठ बोल देते हैं, सो जाओ पगला आ रहा है, भूत आ जाएगा। होता नहीं, उनको ही पता है। सो जाओ, बुढ़िया आ रही, बुढ़िया। कौन सी बुढ़िया? अरे ये जो पेड़ पे रहती उल्टी लटकी, डायन आ रही है।
बिल्ली आ रही है, हाँ चंदा मामा आ रहे हैं, झूठ बोलते हैं हम बहुत सारे। वो लोरी सुनाते हैं कि चंदा मामा आएंगे, वो पकौड़ी लाएंगे, खीर बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। आते हैं चंदा मामा कभी? आज तक तो मुझे नहीं लगा कि आए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ठीक है, अपने बच्चों को कोई सीख देनी है, उन्हें अनुशासित करना है, तो ठीक है, अनुशासित करना हो, व्यवस्थित करना हो, न्यायपूर्ण करना हो समाज को, तो झूठ बोला जा सकता, वो नैतिक होगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले झूठ बोलता। किसी ने पूछा, सब ऑपरेशन में कितना बड़ा चीरा लगाएंगे? अरे चीरा उरा कुछ नहीं, बस हल्का सा ऐसे कट करेंगे, ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन होगा हार्ट का, पूरा खोल देंगे, लेकिन क्या बताएंगे? ये देख रहे हो बेटा हाथ, ये हाथ देखो, यहां पर ऐसे चीरा लगाएंगे, बस हो गया। उठे पूरा आपकी हालत खराब है, साहब ये क्या किया आपने? ये बेटा मर्ज काफी भारी था ना। तो डॉक्टर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो झूठ बोलता है वो भी सही है। वो झूठ झूठ नहीं है, सही है, नैतिक है। और अगर लोगों को नैतिक बनाना है, उनको आचरण का पालन कराना है, तो जो हम झूठ बोलते हैं, बच्चों से झूठ बोल दें, अभिभावक हमेशा सहारा लेते हैं, माता पिता हमेशा सहारा लेते हैं, झूठ बोल देते हैं बच्चों से। जानते हो तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होता वैसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल देते। वो झूठ बोलना भी नैतिक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि झूठ बोलना कब नैतिक होगा। कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जहां झूठ बोलना जो समस्या नहीं है। देश सेवा अखंडता में भी झूठ बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं। देश को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना, अपने लिए थोड़ा बोल रहे हैं। लड़ाई हो रही है, झूठ। आप देखिए महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, बीच में शंख बजा दिया भगवान कृष्ण। चले गए कृपाचार्य उसी में बीच में। अश्वत्थामा उन्हीं का पुत्र था। और अगर आप देखें तो वहां झूठ, अश्वत्थामा हतो, अब हाथी मरा था अश्वत्थामा नाम। और ये बोला गया युधिष्ठिर से ही झूठ बोलना है, तुमको बोलना है। ये देखो भैया मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। कृष्ण भगवान कहें यार प्यार और जंग में सब जायज है, बोलो। भगवान कृष्ण व्यवहारिक हैं, आप समझना पड़ेगा, वो बहुत व्यवहारिक हैं। आज के समय में सबसे बड़े जो डिप्लोमेसी में भारत आगे बढ़ा है वो कृष्ण को पढ़ने से बढ़ा है। अभी राम जी का भी समय है, लेकिन राम जी एक सॉफ्ट पावर है। राम जी भी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम पे। लेकिन भगवान कृष्ण हर जगह व्यवहारिक हैं। कहते हैं गीता में कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं। कृष्ण ने कहा गीता में धनुर्धारियों में राम हूं, मतलब मुझ में और राम में अंतर मत जानना, मैं एक ही हूं। तुमको अंतर समझ में आ रहा है? मतलब दोनों लोगों का रंग एक जैसा है, चेहरा भी लगभग एक जैसा है, बस एक जो धनुष बाण लेके पीछे बैठे हुए हैं और एक ने लिया है बांसुरी। कोई हथियार नहीं, बांसुरी। चक्र वक्र नहीं है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी से ही सारा खेल हो जाता है। जब बांसुरी बजा देते हैं अपने आप पागल हो जाएंगे लोग। ये समझना पड़ेगा कि ये अभी आज का जो समय क्या है, डिप्लोमेसी का समय है। तो झूठ बोलना भी अगर देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए बेहतर है तो झूठ बोलना ठीक हो जाएगा। तो यहां यह बात आपको समझनी पड़ेगी किस कंडीशन में झूठ बोला जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं 27 को। कल छुट्टी है, 26 जनवरी। आप लोग को बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। चलिए।